नेपाल, जिसे कभी शांत हिमालयी राष्ट्र कहा जाता था, आज राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की चपेट में है। काठमांडू की सड़कों पर युवा लाठी और नारों के साथ उतरे, संसद भवन में घुसे और उसके बाद मंत्रियों ने इस्तीफा सौंप दिया उपद्रव को देखते हुए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश छोड़कर जा चुके हैं। सवाल ये कि क्या सब महज सोशल मीडिया पर बैन लगाने की वजह से हुआ था, या फिर नेपाल अमेरिका और चीन की जंग का नया मैदान बन चुका है। काफी लंबे समय से चीन और अमेरिका नेपाल पर डोरे डाल रहे थे। कई रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं कि लोकतंत्र लागू होने के बाद से ही नेपाल में सत्ता परिवर्तन और अस्थिरता का दौर लगातार चलता रहा, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका चीन की टकराहट ने इस असंतुलन को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। आइए नेपाल के हालात, उसकी आंतरिक राजनीति और अमेरिका चीन की प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। कैसे शुरू हुआ नेपाल में विरोध? नेपाल के 7 प्रांत और 77 जिले कैसे आग की चपेट में आए? 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद कैसे राजनीतिक तौर पर नेपाल अस्थिर रहा, ये आप सबसे पहले समझिए। नेपाल में आंदोलन का जन्म हुआ था एक प्रतीकात्मक घटना सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर, लेकिन जैसे जैसे सड़कों पर भीड़ बढ़ी, नारों में गूंजने लगा असली दर्द, भ्रष्टाचार, असमानता और सत्ता में बैठे नेताओं की मनमानी का। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश की राजनीति पर कुछ गिने चुने परिवार ही बैठे हैं, आम जनता हाशिए पर आ चुकी है, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं भी चरमरा चुकी हैं। सरकार ने जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और आग भड़क उठी। सरकार ने बैन तो वापस ले लिया, लेकिन तब तक यह आंदोलन एक जन क्रांति में बदल चुका था। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये लाखों युवाओं की भीड़ का है जो सड़क पर उतर चुकी थी, और यही वजह रही कि केपी शर्मा ओली, जो चीन समर्थक माने जाते थे, चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए। इस बार उन्हें जनता के गुस्से ने सत्ता से बाहर फेंक दिया। हैरानी की बात यह कि युवाओं में नाराजगी इस कदर थी कि नेताओं से सिर्फ उनका इस्तीफा तक नहीं मांगा गया, बल्कि राजनेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, संसद जैसे संस्थान भी जमींदोज हो गए। यह केवल राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि नेपाल के लोकतांत्रिक ढांचे की परीक्षा है। जो कुछ अभी नेपाल में हो रहा, वह साफ संकेत है कि जनता अब समझौते के लिए तैयार नहीं थी। देश के युवाओं को अब किसी नारे से बहलाया भी नहीं जा सकता था। वे बदलाव चाहते थे अंतिम दौर तक। लेकिन क्या जो तस्वीर नेपाल की दिखाई गई, ये क्या बस उतनी ही थी? अगर इसका जवाब तलाशेंगे तो इसका जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि पर्दे के पीछे से जो खेल चला उसे समझना भी जरूरी है। नेपाल की मौजूदा उथल-पुथल को सिर्फ घरेलू मुद्दों से जोड़कर देखना शायद तस्वीर को अधूरा कर देगा। पिछले कुछ सालों में नेपाल में चीन अमेरिका दोनों की दिलचस्पी रही है। नेपाल के नेता चीन के साथ सैन्य और आर्थिक समझौते करते आए। वहीं अमेरिका ने नेपाल में लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के नाम पर अपनी मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। ओली जैसे नेता खुले तौर पर चीन के पक्षधर माने गए। हाल में ही चीनी मिलिट्री परेड और एससीओ समिट में भी शामिल हुए थे। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका ने नेपाल की सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने की यहाँ पर कोशिश की? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तस्वीर नेपाल में दिखाई दी, ऐसी हूबहू तस्वीर हमने देखी थी श्रीलंका और बांग्लादेश में भी। क्या बांग्लादेश और श्रीलंका का स्क्रिप्ट नेपाल में दोहराया गया? देखिए, नेपाल में चल रहा मौजूदा जन आंदोलन पूरी तरीके से नया नहीं माना गया। कुछ इसी तरीके के दृश्य हमने 2022 में श्रीलंका और 2024 में बांग्लादेश में देखा था। इन दोनों देशों में भी जनता का गुस्सा घरेलू मुद्दों से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह आंदोलन सत्ता पलटने तक पहुंच गया। युवाओं ने मोर्चा संभाला, नेताओं के घरों में आग लगा दी गई, सत्ता के सिंहासन हिल चुके थे। क्या नेपाल अब इसी ट्रेंड का अगला पड़ाव बनने जा रहा था? इस पर सबकी नजर थी। क्या इसे दक्षिण एशिया का नया संकट केंद्र अब हम मान सकते हैं? नेपाल की अस्थिरता का इतिहास समझिए। नेपाल ने 2006 के जन आंदोलन
और 2008 में राजशाही खत्म कर गणतंत्र की घोषणा कर दी थी और इसके बाद लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई। उम्मीद थी कि लोकतंत्र से नेपाल के नागरिकों को स्थिर शासन, विकास, पारदर्शी प्रशासन मिलेगा, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट। नेताओं की तो बल्ले बल्ले होती रही, लेकिन जनता हाशिए पर आ गई। साल 2008 से अब तक नेपाल में 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। राजनीतिक दलों में आपसी खींचतान और गुटबाजी ने स्थिर शासन को लगभग नामुमकिन बना दिया था। नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ, लेकिन उसके बाद भी सत्ता संघर्ष, जातीय असंतोष और बाहरी शक्तियों के दबाव ने राजनीतिक अस्थिरता को नेपाल में बनाए रखा। माना जाता है कि यह अस्थिरता केवल घरेलू कारणों से नहीं, भौगोलिक और भू राजनीतिक कारण भी इसके पीछे गहराई से जुड़े थे। कैसी है नेपाल की स्थिति? नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित है और पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड देश है। इसके उत्तर में महाशक्ति चीन है, जबकि दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत है। नेपाल की अर्थव्यवस्था और व्यापार का बड़ा हिस्सा भारत पर निर्भर करता है, जबकि हाल के वर्षों में चीन ने इसमें सेंध जरूर लगाई। यह स्थिति नेपाल को भू राजनीतिक चौराहा बनाती है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत नेपाल में निवेश करना चाहता है चीन। अमेरिका ने नेपाल को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते के तहत लुभाने की कोशिश की। यानी नेपाल हमेशा इन 2 वैश्विक शक्तियों की प्रतिस्पर्धा का मैदान बना रहा। दोनों ही देश ये चाहते रहे कि वो नेपाल में निवेश करें, ताकि नेपाल में प्रत्यक्ष और या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से उनकी मौजूदगी लगातार बनी रहे। चीन ने बीते दशक में नेपाल पर अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ाया। चीन ने सड़क, बांध, रेल परियोजना में निवेश किया। तिब्बत से नेपाल तक रेल व्यापार रूट बनाने की योजनाएं भी चलाई गईं। चीन ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच एकता बनाने की कोशिश लगातार की। बीजिंग का प्रयास रहा कि नेपाल की राजनीति स्थिर हो, ताकि वह भारत के प्रभाव को नेपाल में कम कर सके। चीन नहीं चाहता कि नेपाल किसी अमेरिकी रणनीति या फिर सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने। उधर दूसरी तरफ तिब्बत मुद्दे पर चीन नेपाल से सख्त रुख की लगातार उम्मीद भी करता रहा। नेपाल में अमेरिका की भूमिका। चीन की बढ़ती पकड़ से वंचित अमेरिका ने भी नेपाल पर फोकस अपना बढ़ा दिया था। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी कि MCC यह $500 मिलियन का प्रोजेक्ट था, जिसमें ऊर्जा, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार शामिल थे, लेकिन चीन समर्थित गुटों ने इसे अमेरिकी सामरिक हस्तक्षेप बताया और नेपाल की संसद में इस पर भारी विवाद हुआ। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अमेरिका चाहता है कि नेपाल उसकी क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा बने। इसका उद्देश्य चीन के प्रभाव को काटना है। लोकतांत्रिक दबाव। अमेरिका और पश्चिमी देश अक्सर नेपाल को स्थिर लोकतंत्र, मानवाधिकार, पारदर्शिता पर लेक्चर देते हैं, जिसे चीन विरोधी नैरेटिव लगातार माना जाता रहा है। ओली को चीन समर्थक नेता माना जाता है। उनके शासन में चीन के साथ संबंध मजबूत हुए, लेकिन आंतरिक गुटबाजी, कोरोना प्रबंधन की विफलता, अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता का दबाव लगातार बढ़ता गया। नेपाल के विपक्षी दलों ने ओली पर अमेरिका से दूरी बनाने और चीन से नजदीकी बढ़ाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर चीन भी ओली से यह उम्मीद पूरी नहीं कर पाया कि वह लंबे समय तक स्थिर और चीन हितैषी नीतियां बनाए रखे। इस अस्थिरता के बीच अंततः ओली को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस इस्तीफे का फौरी कारण युवाओं का आंदोलन बना, लेकिन पर्दे के पीछे अनेक कारण बनते बिगड़ते चले गए। और ये कहना एकदम दोहराया न होगा कि राजनीतिक संकट जो नेपाल में गहराया, उसका कारण अमेरिका और चीन थे। इन 2 उदाहरण से तो आप कम से कम साफ समझ सकते हैं। नेपाल की असली समस्या दरअसल यह है कि वह एक छोटे लैंड लॉक्ड देश के रूप में खुद को वैश्विक शक्तियों की दौड़ से अलग नहीं रख सकता। जानिए अब कैसे। आर्थिक निर्भरता। नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत चीन दोनों देशों पर टिकी है। अमेरिका से उसे मदद मिलती है, लेकिन उसमें राजनीतिक शर्तें जुड़ी रहती हैं। राजनीतिक अस्थिरता। बार बार सरकार बदलने से कोई भी शक्ति नेपाल में अपनी पकड़ जमाने की कोशिश करती है तो उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। नेताओं के अंदर गुटबाजी उलझन को और ज्यादा बढ़ाती गई, जिससे बाहरी शक्तियां एक्टिव होती गईं। सामरिक दबाव। चीन नहीं चाहता कि नेपाल अमेरिकी रणनीति में शामिल हो। अमेरिका चाहता है कि नेपाल चीन के 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट को
दरकिनार कर दे, उसे अपनाए ना। ऐसे नेपाल की सरकारें अक्सर दोनों तरफ झुकती रही हैं और झूलती हुई नजर आईं। समझौते रद्दीकरण की राजनीति में उलझ गए। वह अपने आप में बड़ी समस्या रहा। इस चक्कर में कई बार नेपाल के रिश्ते भारत से भी खराब हुए हैं। अब आगे नेपाल के सामने क्या विकल्प? अगर नेपाल को इस संकट से निकलना है तो उसे कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सभी राजनीतिक दलों को स्थिरता और दीर्घकालिक सोच अपनानी होगी। बार बार सत्ता बदलने से जनता का भरोसा टूट रहा है। नेपाल को भारत, चीन और अमेरिका तीनों से संतुलन संबंध बनाए रखना होगा। किसी एक ध्रुव की ओर ज्यादा झुकाव अस्थिरता को बढ़ा सकता है। चीन या अमेरिका की मदद पूरी तरीके से निर्भर रहने की बजाय स्थानीय संसाधनों और क्षेत्रीय सहयोग का इस्तेमाल नेपाल को करना होगा। नेपाल की मौजूदा राजनीति को केवल ओली या देश की घरेलू गुटबाजी का नतीजा मानना उचित न होगा। इसकी असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। नेपाल अमेरिका और चीन की बढ़ती भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसी न किसी रूप में ये पिसता गया। लोकतंत्र आने के बाद भी अगर नेपाल स्थिर ना हो पाया तो इसकी वजह केवल अंदरूनी कमजोरी नहीं है, बल्कि बाहरी ताकतों की निरंतर खींचतान भी रही है। नेपाल तभी स्थिर हो सकेगा जब वो आंतरिक सुधारों के साथ साथ अमेरिका चीन जैसी महाशक्ति संघर्ष से खुद को संतुलित तरीके से अलग रखने की रणनीति अपना लेता है। भारत के लिए क्या खतरे की घंटी? नेपाल में जो कुछ हुआ वह सिर्फ वहां की राजनीति का मामला नहीं, यह भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके दोनों से। नेपाल भारत का परम मित्र रहा है और पड़ोसी भी है। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी दोनों देश जुड़े रहे हैं। अगर नेपाल की राजनीतिक स्थिरता लगातार कमजोर होती रही तो वहां बाहरी शक्तियों की दखलंदाजी ज्यादा बढ़ जाएगी। सीधे तौर पर भारत की सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत के अगर बॉर्डर की बात करें तो पाकिस्तान पहले से ही चीन की गोद में बैठा है। श्रीलंका पर चीन और अमेरिका लगातार दबाव बनाते रहते हैं और अब नेपाल। सवाल ये कि क्या भारत को चारों तरफ से घेरने की अब कोशिश की जा रही है? देखिए, नेपाल कई चीजों की सप्लाई के लिए भारत पर निर्भर है, क्योंकि यह एक लैंड लॉक्ड देश है और यहाँ सामान की आपूर्ति में भारत की भूमिका काफी अहम है। वहीं भारत के लिए भी नेपाल का खास महत्व रहा है, क्योंकि यह भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। पिछले महीने भारत और चीन के बीच लुपलेख के रास्ते व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति बनने के बाद नेपाल ने कहा था कि यह क्षेत्र उसका अभिन्न हिस्सा है और यह उसके आधिकारिक नक्शे में भी शामिल है। इसके बाद हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन के सामने यह मुद्दा उठाने का बात भी सामने आया था। केपी शर्मा ओली के शासनकाल में भारत नेपाल के बीच रिश्तों में गर्मजोशी नहीं देखी गई, जबकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक तौर पर करीबी संबंध रहे हैं। आमतौर पर यही माना जाता है कि ओली के शासन में भारत नेपाल के संबंध जो हैं वो लगातार खराब होते गए, क्योंकि ओली का ज्यादा झुकाव चीन की तरफ था। नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए खास मायने रखती है। भारत चीन के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव के बीच भारत की नजर हमेशा से नेपाल की घटनाओं पर बनी रही। कई जानकार मानते हैं कि नेपाल के मधेशी आंदोलन को भारत के लोगों की सहानुभूति समर्थन मिला। मधेशियों की ज्यादातर आबादी नेपाल के दक्षिणी हिस्से में भारत से लगती है। नेपाल भारत का तीसरा पड़ोसी देश है, जहां देश की शीर्ष नेतृत्व को जनता के आक्रोश के आगे झुकना पड़ा। इससे पिछले साल बांग्लादेश में हुई घटना के बाद वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था और वो भारत आ गई थी। बांग्लादेश के मुद्दे का भी भारत पर खास असर हुआ। लगातार अगर भारत के बॉर्डर एरिया के देशों में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि भारत नेपाल के बीच संबंध काफी पुराने हैं। दोनों देशों को लोग एक दूसरे के यहाँ रोजी रोटी कमाने यानी कि उनकी आर्थिक गतिविधियों की सीमा पार से जुड़ी रहती हैं। साथ ही उनके वैवाहिक संबंध भी रहते हैं। इसके अलावा दोनों देशों की सीमा के बीच गांवों की बसाहट कुछ ऐसी है कि पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा इलाका नेपाल का हिस्सा और कौन सा भारत का। तो क्या नेपाल के मौजूदा हालात का असर भारत पर पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती हूं और कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।